हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, ये जो पहला चैप्टर है, एक तो देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप अभी 11th से 12th में आए हैं तो चीज़ें थोड़ी नई हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, बट जैसे जैसे आप एक दो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको हल्का फुल्का थोड़ा भी कम समझ में आ रहा हो ना तो घबराइएगा मत, बिकॉज देखिए आप एक तो नया चीज़ है, पूरा सब कुछ नया सिलेबस है, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है आए, वरना मेरी कोशिश यही रहती है आपको कि 100% दूँ और आपको 1% भी प्रॉब्लम ना आने दूँ। उसके बावजूद भी देखिए सब तरह के बच्चे हैं, कुछ होशियार भी हैं, कुछ कमज़ोर भी हैं, कुछ मीडियम साइज़ के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी किसी पॉइंट में दिक्कत रही हो या कुछ भी, तो वो टाइम रहते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, बिकॉज सिलेबस नया है। दूसरा बच्चों, ऑनलाइन का माध्यम है तो वो दिक्कत मत लीजिएगा आप, मैं पढ़ाऊँगा उस लेवल से, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। 11th का कॉन्सेप्ट सहित 12th में लेकर मैं आपको जाऊँगा, ठीक है, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, फिक्र मत कीजिएगा। दूसरा बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा संबंध एवं फलन, ये थोड़ा चैप्टर ही कुछ इस टाइप का है कि हल्का सा आप बच्चों को हार्ड लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें यूज होती हैं, जो कंडीशंस यूज होती हैं, वो कंडीशंस हमारी स्टार्टिंग से ही मोस्टली मैं समझता हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो 80% स्टूडेंट्स की कमज़ोर ही रहती हैं, बिकॉज संख्याओं के बारे में या यहाँ पर थोड़ा सा चैप्टर के अंदर मैथ में लैंग्वेज का यूज ज़्यादा है, उन सारी चीज़ों को समझते हुए। तो पहला चैप्टर ये वो चैप्टर है कि आप पूरा माइंड लगाओगे आप, तभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि माइंड कहीं भी भटक रहा है और चल रहा है, ठीक है, हाँ आगे समझ में, इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल जो मैंने बेसिक वीडियोज़ दे रखी हैं इस चैप्टर की, सभी बेसिक वीडियोज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश की है आपको पूरी 100%, आपको भी उन्हें समझने की कोशिश करनी है और उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट की वीडियो देखी तो आप उनका भूल गए और अब आगे का पढ़ रहे हैं आप, तो फिर देखिए समस्या आएगी। सारी चीज़ें आपका मैं बेसिक क्लियर कराता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूँ और 2 से 3 वीडियो में बेसिक में बेकार करता हूँ। वो इसीलिए बच्चों की आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो, कॉन्सेप्ट सहित आप चीज़ों को पढ़ें, जिससे आपको आगे कहीं भी समस्या ना आए। और धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो आपके सामने हल्की फुल्की समस्याएं आ रही होंगी वो भी समाप्त होती जाएंगी। तो यार फिक्र मत कीजिएगा, अभी नया है सब कुछ, तो चीज़ें धीमे धीमे क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। 2022 की तैयारी मैंने अगर आपसे कहा है कि अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत धमाकेदार होगी, तो फिर होगी, आपको उसमें फिर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा हम 2021 वाले बच्चों के साथ बिजी हैं, क्योंकि वो हमसे पूरे साल पढ़े हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको बिल्कुल जो है बॉर्डर तक छोड़ के आए अच्छे से तैयार करके, ठीक है। और जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चीज़ों को सब कुछ बहुत अच्छे से कराया जाएगा, फिक्र मत कीजिएगा बच्चों। ये जो न्यू बैच है आपका, देखिए अगर आपको इसमें नोट्स चाहिए, ठीक है, हमसे अगर हमारे हैंड राइटिंग में लिखे हुए एकदम साफ सुथरे, जैसे हमने यहाँ सॉल्यूशन कराया है वैसे ही आपको पूरे मैथ के नोट्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, पिछले साल के पेपर चाहिए, और भी अदर स्टडी मटेरियल चाहिए मैथ से संबंधित। तो बच्चों आपको हमारा ग्रुप है, एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और उस ग्रुप की जो फीस है वो पूरे साल की सिर्फ 400 रुपये है। और 400 रुपये यार कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, एक साल की 400 रुपये का मतलब है कि आपकी 1 महीने की फीस है ये ऑफलाइन बैच की, और ऑफलाइन से इतने गुना बेहतर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा कि आप लोग ऑफलाइन बैचों को छोड़ के भगाओगे, उस लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ज़्यादा है कि अगर आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट पेपर, मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें 2022 के लिए एकदम न्यू प्रिपेयर चाहिए, जो 2022 में आनी है चीज़ें सेलेक्टेड चाहिए, और 90+ ही आपके मैथ में नंबर आएंगे बच्चों अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप हमारा जल्द ही बैच ज्वाइन कर लीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता है, आप उस पर कोई भी जानकारी हमसे व्हाट्सअप या कॉलिंग के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन 400 रुपये देख बात ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, 400 रुपये बहुत छोटी बात है। पूरे 1 साल की 365 दिन मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें 400 रुपये आपको सिर्फ पे करने हैं,
उसके साथ मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, आगे जाके लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा। सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रेडी करा के भेजूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतने रुपया ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ऑफलाइन की 1 महीने की फीस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी आपके क्लास में पढ़ते हैं, आस पड़ोस में पढ़ते हैं, 11 से 12 या 9 से 10th में आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बच्चों जोड़िए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हम लोग जो है 8 क्वेश्चन आपको कंप्लीट 8 भी करा चुके थे और 9 भी करा चुके थे। ठीक है, आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न। तो देखिए बच्चों, 10वें प्रश्न में कहा क्या है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न है। देखिए क्या कहा है बच्चों इस प्रश्न में। इसमें कहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और न संक्रामक हो। दूसरा, संक्रामक हो परंतु न सतुल्य और न सम्मित हो। तीसरा, सतुल्य हो सम्मित हो किंतु न संक्रामक हो। सतुल्य हो संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। सम्मित हो संक्रामक हो किंतु सतुल्य ना हो। तो ये 5-6 पॉइंट हैं, इसमें 5 पॉइंट हैं। देखिए क्या क्या हमें एक उदाहरण देना है अपनी तरफ से। जैसे मान लीजिए हमारे 3 यहाँ पर हम 3 संबंध पढ़ रहे हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पहले जो पॉइंट में क्या कहा है, पहले पॉइंट में कहा है सम्मित हो और ना तो सतुल्य और ना संक्रामक हो। ना तो सतुल्य हो और ना संक्रामक हो, सिर्फ सम्मित हो। दूसरे पॉइंट में बच्चों हमसे कहा है कि स्वतुल्य हो सम्मित हो संक्रामक ना हो, सतुल्य हो और सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो। तीसरे पॉइंट में बच्चों हमसे कहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित तो दोनों हो, संक्रामक ना हो। सॉरी, दूसरा पॉइंट दोबारा पढ़ लेते हैं। संक्रामक हो, ठीक है, संक्रामक हो। दूसरे पॉइंट में कहा संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य और ना ही सम्मित हो। ना तो सतुल्य और ना ही सम्मित हो, ये कहा है दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में कहा सतुल्य तथा सम्मित हो, सतुल्य हो और सम्मित हो, संक्रामक ना हो। चौथे पॉइंट में कहा है सतुल्य तथा संक्रामक हो। चौथे पॉइंट में कहा सतुल्य तथा संक्रामक हो लेकिन सममित ना हो, ये चौथे पॉइंट में कहा है। और 5वां लास्ट पॉइंट है, इसमें कहा है सम्मित तथा संक्रामक हो, सम्मित हो और संक्रामक हो लेकिन सतुल्य ना हो। ये 5 पॉइंटों में हमसे पूछा है और हमें अपनी तरफ से एक उदाहरण ऐसा देना है जो इन नियमों का पालन करे। तो देखिए बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए सतुल्य, सम्मित और संक्रामक को प्रदर्शित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेंगे, माना एक सेट ले लिया A बराबर, जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए A, B, C। ठीक है, हमने एक सेट ले लिया A और उसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए A, B, C। अब हमें इनके अकॉर्डिंग अपनी तरफ से रिलेशन बना के लिखना है, उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने हैं हमें उदाहरण। तो देखिए हमें इसके लिए उदाहरण लिखना है, एक रिलेशन बनाना है और रिलेशन इस प्रकार बनाना है कि वो सतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो, सिर्फ सम्मित हो। तो सतुल्य, सम्मित और संक्रामक की कंडीशन आपको पता ही है। ठीक है, देखिए सतुल्य ना हो, तो सतुल्य ना हो के लिए क्या करना है, हमें किसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन इसके अंदर नहीं लिखना है। अगर लिख दिया तो फिर वो सतुल्य नहीं होगा। A, B हो, B, C हो, C, A इसमें नहीं लिखना है। अगर लिख दिया तो संक्रामक हो जाएगा ना, बल्कि हमें संक्रामक नहीं आना है। हाँ, किसी एलिमेंट A, B है तो B, A इसके अंदर लिखना है, चलिए उसका रिवर्स करके लिखना तभी तो सम्मित होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे A, B, B, A लिख दीजिए आप। ठीक है, और B, C, A आप लिख दीजिए, C, B लिख दीजिए और आप चेक कीजिए A, B है, B, A है, B, C है, C, B है। मतलब ये किसका रिलेशन, कंडीशन पूरी हो रही है सम्मित की। संक्रामक की बात करें, A, B है, B, A है। क्या A, A है? नहीं है। B, A है, A, B है, तो A, A है? नहीं है। B, C है, C, B है। क्या B, B है? नहीं है।
तो मतलब ये हमने एक ऐसा उदाहरण बना दिया अपनी तरफ से सोचकर कि ये स्वतुल्य की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, संक्रामक की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सममित की कंडीशन पूरी कर रहा है। वरना देख लो सममित कैसे चेक करते हैं भाई, तो कोई एक एलिमेंट सेट ए में से ले लो, अगर वो सेट ए में है तो उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। तो ए सेट ए का एलिमेंट है तो ए कोमा ए आर में है, नहीं है। बी सेट ए का है तो बी कोमा बी है, नहीं है। सी सेट ए का तो सी कोमा सी है, नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक की बात करें रिलेशन में देखेंगे ए कोमा बी है, बी कोमा ए है, तो फिर ए कोमा सी यानी ए कोमा ए है, नहीं है। भाई ए कोमा बी कोमा सी, तो फिर ए कोमा सी यानी ए कोमा ए है, नहीं है। बी कोमा सी कोमा ए, तो फिर बी कोमा बी है, नहीं है। तो संक्रामक की कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही। सममित की बात करें तो सममित में क्या है, ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तो बी कोमा ए आर में है, तो बी कोमा सी है तो सी कोमा बी भी होना चाहिए, है। तो सममित की कंडीशन पूरी हो रही है, सिर्फ ना संक्रामक की कंडीशन हो रही है पूरी, ना स्वतुल्य की। तो ये ना स्वतुल्य है और ना संक्रामक है, सिर्फ सममित है। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के लिखना है इन तीनों एलिमेंटों से, ठीक है। बस दूसरे में आ जाओ भैया। दूसरे में आपको रिलेशन बनाना है आर बराबर, और कैसे बनाना है, ना तो वो स्वतुल्य हो और ना वो सममित हो, सिर्फ संक्रामक हो। तो इसमें भैया संक्रामक की कंडीशन लिख दो, ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, ए कोमा सी है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक संक्रामक की कंडीशन है। देखो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो फिर ए कोमा सी भी होना चाहिए, ए कोमा सी है, तो संक्रामक है। स्वतुल्य की चेक बात करें तो सेट ए का एलिमेंट अगर ए है तो ए कोमा ए इसमें नहीं है। तो अगर एक भी नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं माना जाता, तो स्वतुल्य नहीं है। सममित की बात करें तो ए कोमा बी है तो बी कोमा सी, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, नहीं है। बी कोमा सी है तो सी कोमा बी होना चाहिए, नहीं है। ए कोमा सी है तो सी कोमा ए होना चाहिए, नहीं है। तो असम्मित की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो ये देखिए ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है, सिर्फ संक्रामक है। ऐसे अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के लिखने आपको जो इन कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है भाई। ऐसी तीसरे में देखिए बच्चों, तो आर बराबर हमें यह ऐसा ही समझाना है कि स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक ना हो। तो देखो ए कोमा ए अगर इसके अंदर लिख दें, बी कोमा बी अगर इसके अंदर लिख दें, और सी कोमा सी अगर इसके अंदर लिख दें, तो ये स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है, बट संक्रामक नहीं है। कैसे चेक कर लो, देखो ए अगर सेट ए का एलिमेंट हो, ए कोमा ए है, बी सेट ए का एलिमेंट है, बी कोमा बी है, सी सेट ए का एलिमेंट है, सी कोमा सी है, इट मीन स्वतुल्य है। सम्मित बात करें ए कोमा ए है तो इसका उल्टा करेंगे तो ए कोमा ए भी इसमें होना चाहिए, है। तो बी कोमा बी है तो बी कोमा बी का उल्टा करेंगे तो बी कोमा बी भी इसमें होना चाहिए, है। तो सी कोमा सी है तो सी कोमा सी तो है, तो ठीक है। स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, बट संक्रामक नहीं है। कैसे, ए कोमा ए है तो ए किसी और के साथ है ही नहीं, आई की कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। बी कोमा बी है तो बी किसी और के साथ है ही नहीं। सी कोमा सी है तो सी और किसी के साथ में है ही नहीं, संक्रामक है ही नहीं, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल आपको देना है, देखिए कैसे। आर बराबर स्वतुल्य हो, सम्मित ना हो, संक्रामक हो। तो ए कोमा ए हो चलेगा, बी कोमा बी हो चलेगा, सी कोमा सी हो चलेगा। तो ये स्वतुल्य की कंडीशन पूरी हो गई। अब संक्रामक बनाना है, तो भैया बी कोमा ए है, ए कोमा बी है, बी कोमा ए है और ए कोमा बी है, तो फिर ए कोमा बी होना चाहिए, है। तो बी कोमा सी है, बी कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो बी कोमा सी होना चाहिए, है। तो ठीक है। ऐसे ही सी कोमा ए है, ए कोमा सी कोमा सी है, सी कोमा ए है, तो सी कोमा ए होना चाहिए, है। तो अब चेक कर लीजिए, ये देखिए ये हमने जो एग्जाम्पल बनाया है स्वतुल्य का बनाया है और संक्रामक का, बट सम्मित नहीं है। चेक कर लो, वरना ए बी सी तीनों सेट ए में है तो ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी आर में है। अब सम्मित की बात करें तो ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, बी कोमा ए है ही नहीं, तो जब यही नहीं है तो फिर आगे चेक करना बेकार है। संक्रामक की बात करें तो देखो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो फिर ए कोमा सी है क्या, ए कोमा सी इसमें ए कोमा सी नहीं है, तो भाई लिखना पड़ेगा फिर आपको ए कोमा सी। ए कोमा सी आप लिख दीजिए यहाँ पर, ए कोमा सी, क्योंकि आपको एग्जाम्पल ऐसा बनाना है जो संक्रामक की कंडीशन को पूरा करे। अगर वो नहीं था तो आपको बनाना पड़ेगा सोच समझ के, ठीक है भाई।
अब देखिए चेक करिए, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी है तो बी कॉमा सी है और सी कॉमा सी है, तो फिर बी कॉमा सी होना चाहिए, है तो भाई बी कॉमा सी है और सी और किसी के साथ में है, ये रहा सी कॉमा सी है, तो फिर ए कॉमा सी बी कॉमा सी होना चाहिए, तो है तो संक्रामक की कंडीशन पूरी हो रही है, स्वतुल्य की हो रही है, सम्मित की नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसी एक रिलेशन और बनाना है आपको, क्या स्वतुल्य ना हो, सम्मित हो, संक्रामक हो। तो ए कॉमा बी है तो यहाँ बी कॉमा ए कर दो, सी कॉमा ए है तो यहाँ ए कॉमा सी कर दो, बी कॉमा सी है तो यहाँ सी कॉमा बी कर दो। तो ये सब कंडीशन किसकी हैं? ये सब कंडीशन जो है आपकी सम्मित की हैं। स्वतुल्य की एक भी कंडीशन नहीं है इसमें, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है। संक्रामक की ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो फिर ए कॉमा सी है क्या इसमें? ए कॉमा सी है। बी कॉमा ए है, ए कॉमा सी है, तो बी कॉमा सी है, बी कॉमा सी है। सी कॉमा ए है, ए कॉमा सी है, सी कॉमा ए है, ठीक है। और ए और किसी के साथ में है, सी कॉमा ए कॉमा सी है, तो सी कॉमा सी नहीं है तो लिख दो सी कॉमा सी है। ठीक है, ऐसे ही और चेक करो, ए कॉमा सी है, सी कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी है। बी कॉमा सी है, सी कॉमा बी है, तो बी कॉमा बी, बी कॉमा बी इसमें नहीं है तो लिख दो। ऐसे ही ए कॉमा, अब देखिए आप ये लिख दीजिए बस आप, अब आप चेक कर लीजिए, ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि ए अगर सेट एक आया तो ए कॉमा ए है, ए कॉमा ए इसमें है ही नहीं, तो अब आगे अब ए कॉमा ए ही नहीं है तो बाकी का चेक करना बेकार है। ठीक है, ऐसे ही बी अगर सेट एक आया तो बी कॉमा ए बी होगा, है, लेकिन बी कॉमा बी सब हो, जब ए कॉमा ए नहीं है तो फिर आगे का चेक करना बेकार है, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित में देखें, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए है, सी कॉमा ए है तो ए कॉमा सी है, बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी है। ठीक है, तो ये सब स्वतुल्य सम्मित की कंडीशन पूरी करिए। संक्रामक की अगर बात करें, देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, सबके सब फॉलो करने चाहिए, ध्यान रखिएगा, सबके सब फॉलो करने चाहिए। देखो ए कॉमा बी है और बी और किसी के साथ में है क्या? बी और किसी के साथ में भैया ये रहा बी कॉमा सी है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो फिर ए कॉमा सी, ए कॉमा सी चेक करो भाई, ए कॉमा सी ये रहा, सी कॉमा ए है, सी कॉमा ए है, और ए कॉमा सी है तो सी कॉमा सी है, बी कॉमा सी है, सी कॉमा बी है, तो बी कॉमा बी है। तो मतलब संक्रामक की कंडीशन तो पूरी हो रही है, बट जो है संक्रामक की कंडीशन पूरी हो रही है और सम्मित की कंडीशन पूरी है, स्वतुल्य की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के लिखने हैं जो इन कंडीशनों को फॉलो करे, और थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग तो लगाना पड़ेगा प्यारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर सवाल समाप्त होता है 10वां। अब इसके बाद आएंगे बच्चों हम 11वें सवाल पर। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना, ये चैप्टर समझने का चैप्टर है। देखिए, आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप कहीं बिना दिमाग लगाए काम चल जाए तो बात नहीं बनेगी प्यारे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं 11वें को। 11वां प्रश्न बच्चों ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर एक रिलेशन है कि पी कॉमा पी क्यू इस प्रकार है कि बिंदु पी की दूरी मूल बिंदु से, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये बताना है। और फिर आगे भी कुछ चीज़ें पूछी हैं, तो पहले हम आधा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बच्चों 11वें सवाल में ये कह रहा है कि एक समतल है, प्लेन है। प्लेन क्या होता है? जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक समतल है, एक प्लेन है ये। ठीक है, और ये कह रहे हैं समतल में जितने भी बिंदु हैं, जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं में से कुछ बिंदु लिए गए हैं और एक रिलेशन इस प्रकार बनाया गया है कि मूल बिंदु की पी से दूरी बराबर है मूल बिंदु से क्यू की दूरी के। तो क्या यह रिलेशन जो हमने बनाया है ये एक तुल्यता संबंध होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हमें रिलेशन क्या दे रखा है और समुच्चय क्या दे रखा है? तो समुच्चय दे रखा है हमें यहाँ पे, समुच्चय है समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का
समुच्चय। बच्चों ये लैंग्वेज वाले सवाल हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए समुच्चय क्या है, समुच्चय ये है कि समतल में जितने भी बिंदु आ रहे हैं, ये प्लेन है व्हाइट बोर्ड, इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं ये इन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय है, एक सेट है। इन सभी बिंदुओं को लेकर एक मजला कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया गया है, तो उसे हम बोलेंगे समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अब उसमें से कुछ बिंदु लिए गए और उनसे मिलकर एक रिलेशन बनाया गया है। और रिलेशन क्या बनाया गया है, रिलेशन क्या दिया, रिलेशन दिया है कि P, Q बिंदु इस प्रकार हैं कि P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी के, ठीक है भाई। तो क्या यह एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है यार। देखिए फिर समझ लीजिए, ये एक प्लेन है, एक प्लेन में बहुत सारे अनंत बिंदु हैं और उनमें से सिर्फ उन बिंदुओं को लिया गया है कि उस प्लेन का कोई ना कोई तो मूल बिंदु होगा। तो उनमें से सिर्फ उन बिंदुओं को लिया गया है कि मूल बिंदु से एक बिंदु की दूरी बराबर है मूल बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी के। यानी P और Q दो बिंदु इस प्रकार हैं कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी के। अगर वो इस नियम का पालन करेंगे बिंदु उसमें से कुछ, तो वो उस रिलेशन के अंदर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें सतुल्य सममित संक्रामक प्रूफ करना है। तो सबसे पहला देखिए सतुल्य की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, सतुल्य में क्या होता है, किसी भी बिंदु का उसी के साथ रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये एक प्लेन है और ये मूल बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है P। तो ये बताइए यहाँ पर कितने भी बिंदु हों, चाहे कोई कितने भी बिंदु हों, अनंत बिंदु हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से अगर मैं बिंदु P की दूरी चेक करूंगा, तो जो मूल बिंदु से इस P की दूरी है, यही दूरी इस मूल बिंदु से इसी P की दूरी के बराबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि सतुल्य में हमें उसी के साथ रिलेशन बनाना है। तो ये बताइए, मूल बिंदु से अगर हम कोई भी बिंदु लें तो उस मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से उसी बिंदु की दूरी के बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हर एक बिंदु के लिए इस नियम का पालन होगा। अगर मैं इस बिंदु को ले रहा हूं, सपोज ये वाला बिंदु, तो यहां से इस बिंदु की दूरी बराबर होगी यहां से इसी बिंदु की दूरी के। तो मतलब हर बिंदु की दूरी अब उसी दूरी के बराबर होगी मूल बिंदु से। अगर मैं ये वाला बिंदु लेता हूं और इस मूल बिंदु से चेक कर रहा हूं, तो इस मूल बिंदु से दूरी इस बिंदु की इतनी है, तो इसी मूल बिंदु की दूरी इसी के मूल बिंदु की दूरी से बराबर होगी या नहीं होगी, होगी। तो प्रत्येक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखना कैसे है, फॉर ऑल A belongs to A implies that A belongs to R। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, प्रत्येक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी या नहीं होगी। भाई एक कोई बिंदु है A और A की मूल बिंदु से दूरी मान लीजिए 5 है, तो A की मूल बिंदु से दूरी 5 है, तो A की मूल बिंदु से दूरी 5 के ही बराबर होगी। ऐसे जितने भी बिंदु समतल में हैं उन सभी की मूल बिंदु से दूरी उन्हीं की मूल बिंदु की दूरी के बराबर होगी। और खुद से ही रेस बनाना, तो ये सतुल्य होगा। तो लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब सममित की अगर हम बात करें, सममित, अब देखिए भैया, ये अगर मूल बिंदु है O और एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, तो अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी के, तो फिर पक्का Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु की दूरी के बराबर होगी। जब ये दूरी इसके बराबर है तो फिर ये दूरी इसके बराबर भी होगी या नहीं होगी, तो ऑफकोर्स होगी। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल P, Q belongs to R implies that Q, P belongs to R। यहाँ लिखेंगे P की मूल बिंदु से दूरी, यानी P की मूल बिंदु से दूरी, यानी हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि OP बराबर है OQ के,
तो पक्का फिर OQ बराबर होगा, OQ बराबर होगा तो OQ बराबर होगा OP के, होगा नहीं होगा? OP बराबर OQ तो OQ बराबर OP अब कोस होगा। अगर OP P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु के दूरी के, तो Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी P की मूल बिंदु से दूरी के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा संक्रामक के बारे में। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है भैया? तो संक्रामक में 3 बिंदु चाहिए। तो मान लीजिए मूल बिंदु से एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु R है, 3 बिंदु हैं। तो मूल बिंदु से P की जो दूरी है वो बराबर है मूल बिंदु से Q की दूरी के, और मूल बिंदु की Q से जो दूरी है वो बराबर है मूल बिंदु की R से दूरी के। तो फिर पक्का मूल बिंदु से जो P की दूरी थी वो मूल बिंदु से R की दूरी के बराबर होगी। वरना देख लीजिए आप यहाँ पे एक बिंदु ये P है, एक बिंदु ये Q है, एक बिंदु ये R है, ये दूरी बराबर है इस दूरी के और ये दूरी बराबर है इस दूरी के। फिर पक्का ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? ये 5 और ये 5, तो ये दूरी बराबर इस दूरी के, और ये 5 तो फिर ये भी 5 होना पड़ेगा, तो ये दूरी बराबर इस दूरी के, तो फिर पक्का ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी। 5 5 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर ऑल P, Q बिलोंग्स टू R, Q, R बिलोंग्स टू R, या R यहाँ पर कोई स्मॉल ले लीजिए। ठीक है, बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट P, R बिलोंग्स टू R। P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी से, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है R की मूल बिंदु से दूरी के, तो फिर पक्का P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी R की मूल बिंदु से दूरी के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, यानी हमें देखो रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन ये दे रखा है कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी के, तो इसी के आधार पे चलना है। तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो है वही दूरी उसी की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। भाई प्रत्येक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उसकी खुद की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी, तो सतुल्य है। अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी के, तो फिर Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी P की मूल बिंदु से दूरी के। ठीक है, ऐसे ही अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी के, और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है R की मूल बिंदु से दूरी से, तो फिर पक्का P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी R की मूल बिंदु से दूरी के। तो ये संक्रामक भी होगा, और सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। यहाँ लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता प्रूफ कराया, तो तुल्यता तो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए भाई ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपका लैंग्वेज का था, तो चीजें आपको लैंग्वेज समझनी है यार, समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो कंडीशन है, तो ये सतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी, तो ये तुल्यता भी प्रूफ कर दिया। अब आगे आधा भाग क्या कह रहा है उसको जरा हम ले लेते हैं। आधे भाग ने हमसे क्या पूछा है, आधे भाग के बारे में, मतलब आधे अगले प्रश्न में आधा जो प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें कह रहा है, आगे पूछ रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P डज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय बिंदु P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। फिर पढ़ लीजिए, P डज नॉट इक्वल टू 0,0 के से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो यस, देखिए भाई ये कह रहे हैं कि भाई एक आपका प्लेन हो गया और ये मूल बिंदु 0,0 हो गया और एक बिंदु P है, तो इस P से ये दूरी मूल बिंदु से P दूरी, मतलब मूल बिंदु से बिंदु P की जो दूरी है, और इतनी ही दूरी पर अगर और भी बिंदु स्थित होंगे, इतनी दूरी पर, जितनी दूरी O से P तक की है उतनी ही दूरी पर अगर और भी इस प्लेन में जितने भी बिंदु हैं उनमें से अगर कुछ बिंदु जितनी इस मूल बिंदु से P की दूरी है उतनी ही दूरी पर और बिंदु भी स्थित होंगे और उन बिंदुओं को मिलाएं तो क्या एक वृत्त बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। देखिए इतनी दूरी पर बिंदु P है, इतनी दूरी पर एक बिंदु और है, और एक और है, ये इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर ये है, ये दूरियां सब आपस में बराबर है,
तो जब हम इन बिंदुओं को ऐसे करके, बहुत सारे बिंदु हैं, कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर ये P बिंदु है, और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या एक वृत्त बनेगा? तो बिल्कुल वृत्त बनेगा। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त ही बनता है। क्योंकि मूल बिंदु से परिधि तक की दूरी हर जगह समान है, तो वो त्रिज्या कहलाएगी। तो बस यही हमें बताना था कि मूल बिंदु से P जिस दूरी पर स्थित है उतनी दूरी पर इस समतल में और बिंदु स्थित हैं। अगर उन बिंदुओं को मिलाया जाए तो एक वृत्त बनाएंगे, तो वृत्त बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बना के लिख देना है, यस वृत्त बनाएंगे। इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों ये जो प्रश्न चल रहे हैं ये लैंग्वेज वाले प्रश्न चल रहे हैं। आप लैंग्वेज को समझिए, जो मैं बोलते पसीना बहा रहा हूँ। क्यों बहा रहा हूँ? लिखने की चीज़ इसमें इतनी नहीं जितनी समझने की चीज़ है। मैं बोल के जितना समझा रहा हूँ उसको फोकस कीजिए, किस चीज़ पे हमें जाना है। ठीक है, इन चीज़ों को समझिए तो सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे बच्चों। ठीक है।